नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ निजी कारणों की वजह से मैं लेक्चर नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन फिर भी हफ्ते के अंदर 2 या 3 लेक्चर मैं आपको अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी चीज़, आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर आप हिस्ट्री कब से शुरू करेंगे। तो मैं आपको हिस्ट्री बिल्कुल शुरू करूंगा, मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं उसको रोककर फिर मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करूं। पहले मैं जो चीज पढ़ा रहा हूं उसको पूरा कंप्लीट कर दूं, उसके बाद मैं मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करूं। क्योंकि मान लीजिए कि अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करता हूं और इस आयोग की श्रृंखला को छोड़ देता हूं या नीति निर्देशक तत्वों को छोड़ देता हूं, तो उससे क्या होगा कि ना तो आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो पाएगी, ना ही आपका पॉलिटी कंप्लीट हो पाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आपका एक एक चीज अच्छे तरीके से तैयार होती जाए, तब हम आगे की चीजों के ऊपर बात करें। ठीक। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अधिकरण या न्यायाधिकरण पर है। ये आपके मेंस में और प्री के अंदर दोनों में पूछा जा सकता है। अंग्रेजी में से दोनों शब्दों के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जाता है उसे ट्राइब्यूनल कहा जाता है। हिंदी में 2 शब्द हैं, अधिकरण या फिर न्यायाधिकरण। तो सबसे पहले की जो ट्राइब्यूनल शब्द है, ये ट्राइब्यून शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। दरअसल होता क्या था कि इटली का नाम आपने सुना होगा। इटली के अंदर एक जगह है रोम, वहां पर रोमन राजशाही या रोमन वंश का शासन हुआ करता था। और रोमन वंश या रोमन राजशाही के समय एक अधिकारी हुआ करता था, उसका नाम हुआ करता था ट्राइब्यून। उस समय रोमन राजशाही में जब कुलीन मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे, वहां के जो न्यायपालिका के जो अधिकारी हुआ करते थे, जो फैसले सुनाया करते थे, उनकी मनमानी कार्रवाई के खिलाफ नागरिकों की रक्षा करने के लिए जो अधिकारी हुआ करता था उसे ट्राइब्यून कहा जाता था। आसान भाषा में समझिए कि इटली में रोमन वंश का शासन हुआ करता था। रोमन वंश के शासन के फैसलों के विरुद्ध या रोमन वंश के मनमानी कार्यवाही के विरुद्ध नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक अधिकारी हुआ करता था। उस अधिकारी का नाम था ट्राइब्यून। अगर हम वर्तमान के संदर्भ में बात करें, साधारण शब्दों में समझें, तो अधिकरण से आशय एक ऐसे अर्धन्यायिक निकाय से है जो किसी विषय विशेष से संबंधित विवादों पर निर्णय करने का प्राधिकार रखता है। यह सामान्य न्यायालयों से भिन्न होते हैं। तो अधिकरण न्यायालय नहीं होते, अधिकरण अर्धन्यायिक निकाय होते हैं, और ये केवल किसी एक विषय विशेष से संबंधित विवादों को सुलझाते हैं। जो न्यायालय होते हैं वहां पर आप हर प्रकार के मामले ले जा सकते हैं, लेकिन अधिकरण में केवल एक विषय विशेष से संबंधित मामलों को सुने जाते हैं, और यह सिविल मामलों को सामान्यतः सुनता है, और यह अर्धन्यायिक निकाय होता है, न कि न्यायिक निकाय। तो सवाल आप लोगों के लिए, पहला, आखिर अधिकरण की आवश्यकता क्यों है? जब हमारे पास सामान्य न्यायालय हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो अधिकरण की आवश्यकता क्यों है? दूसरा सवाल कि सामान्य न्यायालय और अधिकरण, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? इन दोनों के सवाल आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला लेक्चर जो हमारा होगा एनजीटी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मैं इनके उत्तर आपको वहां पर दूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग विचार कीजिए कि आखिर सामान्य न्यायालय के होते हुए हमें अधिकरण की आवश्यकता क्यों है, और सामान्य न्यायालय और अधिकरण के बीच में आखिर अंतर क्या है। अब बात करते हैं संवैधानिक प्रावधान की। जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ उस समय हमारे संविधान में अधिकरण जैसा कोई भी प्रावधान नहीं था, यानी अधिकरण संबंधी प्रावधान हमारे मूल संविधान में नहीं थे। बाद में एक अमेंडमेंट हुआ जिसे हम बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, लघु संविधान जिसे कहा जाता है। उसके माध्यम से हमने संविधान में एक नया भाग जोड़ा, भाग 14 क। और भाग 14 क में 2 आर्टिकल है। आर्टिकल 323 ए जो कि प्रशासनिक अधिकरणों से जुड़ा है, और आर्टिकल 323 डी जो कि अन्य मामलों के अधिकरण से जुड़ा है, यानी प्रशासनिक मामलों को छोड़कर अन्य मामलों के अधिकरण से। अब हम एक एक कर आर्टिकल 323 ए और 323 बी को समझते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 323 ए ये कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह विधि के द्वारा, किसे अधिकार है? संसद को, और किसी को अधिकार नहीं है, केवल संसद को अधिकार है। और विधि के द्वारा, विधि के द्वारा का मतलब साधारण कानून के माध्यम से, साधारण बहुमत से, केंद्र के लिए,
राज्य के लिए, स्थानीय निकायों के लिए, सरकारी निगमों के लिए, इनके लिए प्रशासनिक अधिकरण का गठन कर सकते हैं। यानी केंद्र के लिए गठित करना हो, राज्यों के लिए गठित करना हो, स्थानीय संस्थाओं के लिए गठित करना हो, सरकारी निगम पब्लिक ऑपरेशंस के लिए गठित करना हो, ये सबको सब जगह प्रशासनिक अधिकरण गठित करने का अधिकार किसे है? संसद को है। और संसद किस प्रकार से करेगी? विधि के द्वारा, यानी साधारण बहुमत से। अब प्रशासनिक अधिकरण होता क्या है? प्रशासनिक अधिकरण प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े विवादों को सुलझाता है। तो केंद्र के अंदर प्रशासनिक अधिकरण केंद्र के प्रशासनिक अधिकारों की समस्याओं को सुलझाएगा। राज्य में प्रशासनिक अधिकरण राज्य में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी भर्ती सेवा शर्तों को सुलझाएगा। स्थानीय निकाय का मतलब पंचायतें, नगर पालिकाएं, अगर उनके लिए अधिकरण बनता है तो वो पंचायतों, नगर पालिकाओं के प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों को सुलझाए। तो सवाल यह भी है, तो क्या इनके मामले हाईकोर्ट में नहीं सुने जा सकते? हाईकोर्ट में भी सुने जा सकते हैं। वो प्रशासनिक अधिकारी पर निर्भर करता है कि वो उस मामले को प्रशासनिक अधिकरण में ले जाना चाहता है या फिर किसी हाईकोर्ट में ले जाना चाहता है। और जो भी सिविल सेवाओं की भर्ती सेवा शर्तों से जुड़े मामले होते हैं वो उन्हें सुलझाने के लिए प्रशासनिक अधिकरण बनाया जाता है। मान लीजिए कि आप एक सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, आपको कोई समस्या है सिविल सेवाओं की भर्ती या सेवा शर्तों से, आप भी उस मामले को प्रशासनिक अधिकरण में ले जा सकते हैं। लेकिन याद क्या रखिए कि प्रशासनिक अधिकरण गठित करने का अधिकार केवल संसद को है। अब यह नहीं है कि राज्य में है तो राज्य विधानमंडल गठित करेगा, संसद ही गठित करेगी। और संसद ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक अधिनियम पारित किया जिसे कहा जाता है प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985। देखिए इसमें लिखा है कि संसद में अपने इस अधिकार का उपयोग करते हुए यह अधिनियम पारित किया है। यह अधिनियम 3 प्रकार के अधिकरणों का प्रावधान करता है: केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, राज्य प्रशासनिक अधिकरण, संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो कि केंद्र सरकार के सिविल सेवाओं के जुड़े मामलों को सुलझाता है। राज्य प्रशासनिक अधिकरण जो राज्य की सिविल सेवाओं की भर्ती सेवा शर्तों के मामलों को सुलझाता है। संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण का मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त रूप से गठित संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण। और तीनों का गठन कौन करेगा? संसद। किस अधिनियम के तहत? प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत। तो याद रखना, यह भी याद रखना कि जो प्रशासनिक अधिकरण है, चाहे वो केंद्र हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो संयुक्त हो, वो संवैधानिक संस्था नहीं है, वो सांविधिक संस्थाएं हैं। क्योंकि आर्टिकल 323 से संसद को अधिकार देता है। और संसद ऐसा किस प्रकार से करेगी? विधि के द्वारा। और संसद ने कानून बनाया है प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, और उस अधिनियम के माध्यम से इनका गठन किया गया है। इसलिए किस प्रकार की संस्थाएं हैं? सांविधिक कानूनी संस्थाएं। ठीक, ये याद रहेगा आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र के अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले लोक सेवकों की भर्ती व सेवा शर्ती संबंधों मामलों को देता है। सेवा शर्तें क्या? पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन, अवकाश, ये सब सेवा शर्तों में आते हैं। अब इसके क्षेत्राधिकार में कौन आता है? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के, यानी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण किन लोक सेवकों के भर्ती व सेवा शर्तों के मामलों को देखता है, यह हम आगे देखेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई? कैट की, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की 1 नवंबर 1985। अब इसके अधिकार क्षेत्र में क्या आता है? यानी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण किन लोगों की भर्ती सेवा शर्तों के मामलों को देखता है, या फिर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण किन की भर्ती सेवा शर्तों के मामलों को नहीं देखता। यह आपके एग्जाम के लिए काफी जरूरी है। अखिल भारतीय सेवाएं, जो कि आप जानते हैं कि 3 हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इनकी भर्ती सेवा शर्तों के मामलों को देखता है। केंद्रीय लोक सेवाएं, आईआरएस, आईआरटीएस, केंद्र के अधीन जो नागरिक पद हैं उनकी। सैन्य सेवाओं के सिविल कर्मचारी जैसे डॉक्टर, नर्स, ये लोग जो सेना के अंदर होते हैं लेकिन सिविल कर्मचारी हैं, उन सब की भर्ती सेवा शर्तों के मामलों को यह देखता है। किन के मामलों को नहीं देखता?
सेना सेवाओं के सदस्य व अधिकारी या अर्धसैनिक बलों उनके मामलों को नहीं देखता, उच्चतम न्यायालय के कर्मचारियों की भर्ती सेवा शर्तों मामलों को नहीं देखता, संसद के सचिवालय कर्मचारियों के मामलों को भी नहीं देखता। संसद के अंदर जो लोग सचिवालय में काम करते हैं, संसद के सचिवालय में लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, उनकी भर्ती सेवा शर्तों के मामलों को भी ये नहीं देखता। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के क्षेत्राधिकार में कौन से सिविल सेवक आते हैं और कौन से नहीं आते। आगे बात करते हैं हम इनके बारे में। तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी 17 नियमित पीठें हैं, 17 बेंचेस हैं। मुख्यालय कहां है? दिल्ली में। 17 बेंचेस हैं, 17 में से 15 वहीं पर है जहां पर हाई कोर्ट है। हालांकि भारत में 24 उच्च न्यायालय है, लेकिन भारत में हर जगह इसकी पीठ नहीं है, केवल 15 ही उच्च न्यायालयों में इनकी पीठ है। लेकिन 2 अन्य जगह हैं, जयपुर और लखनऊ। जैसे राजस्थान में जोधपुर में हाई कोर्ट है, तो वहां पर तो पीठ ही है इसकी एक, लेकिन जयपुर में एक अन्य पीठ भी है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में हाई कोर्ट है, वहां पर तो उसकी पीठ ही है, लेकिन लखनऊ में भी एक अलग से पीठ है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की 17 पीठें हैं, 17 बेंचेस हैं। 15 हाई कोर्ट के अंदर ही हैं, जैसे जोधपुर, प्रयागराज, लेकिन 2 अलग हैं, जयपुर और लखनऊ। और इसके साथ साथ ये पीठें, जो 17 नियमित पीठें हैं, ये उच्च न्यायालय की अन्य सीटों पर भी सर्किट बैठक का आयोजन करती हैं। सर्किट बैठक का मतलब ये नहीं कि जोधपुर है तो जोधपुर में ही आयोजन होगा, जयपुर में नहीं हो सकता, या फिर जैसलमेर में नहीं हो सकता। सर्किट बैठक का मतलब ये अलग अलग जगह घूम फिर कर भी अपनी बैठकों का आयोजन कर सकते हैं। ये जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है, ये बहुसदस्यीय निकाय। ये जो प्रावधान मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके संविधान में नहीं लिखे हैं। संविधान में केवल इतना लिखा है कि संसद विधि के द्वारा प्रशासनिक अधिकरण का गठन कर सकती है, केंद्र के लिए, राज्य के लिए, स्थानीय निकायों के लिए, लोक निगमों के लिए। ये सारे प्रावधान उस अधिनियम में दिए गए हैं जो कि संसद ने बनाया है, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985। और उसमें कहा गया है यह बहुसदस्यीय निकाय होगा, इसमें एक अध्यक्ष होगा और कुछ सदस्य होंगे। और जो सदस्य होंगे वो न्यायिक पृष्ठभूमि से भी होंगे और प्रशासनिक पृष्ठभूमि से भी होंगे। इसे याद रखिएगा, यह नहीं कि प्रशासनिक अधिकरण है केवल जुडिशियल बैकग्राउंड के होंगे या केवल प्रशासनिक बैकग्राउंड के होंगे। न्यायिक व प्रशासनिक पृष्ठभूमि दोनों के होंगे। और इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नहीं करता, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से करता है। लेकिन इसके साथ यह भी याद रखिए कि इनकी नियुक्ति होती कैसे है। जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा वो सुप्रीम कोर्ट के किसी अन्य न्यायाधीश को नियुक्त करेगा, नामांकित करेगा। वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जिस अन्य न्यायाधीश को नियुक्त करेगा, उसकी अध्यक्षता में एक विशेष अधिकार प्राप्त चयन समिति बनेगी, सिलेक्शन कमेटी। किसकी अध्यक्षता में? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश? सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, जिसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नामांकित करेगा। वो नामों पर विचार करेगी, नामों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजेगी। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अप्रूवल करेगा, उसके बाद कहां जाएगा? एक कमेटी के पास। उस कमेटी का नाम है नियुक्ति संबंधित मामलों की कैबिनेट समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट अफेयर्स। वो अप्रूवल देगी और इस समिति का, नियुक्ति संबंधित मामलों की कैबिनेट समिति का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। वो अप्रूवल देगी, तब राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करेगा। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ये संविधान में नहीं लिखा, ये अधिनियम में लिखा है। इसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि जो प्रशासनिक अधिकरण होते हैं, ये सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अनुसार ही काम करें, उसके अनुसार ही काम करें, उस प्रक्रिया से बंधे हुए नहीं होते। बाकी सब बंधे हुए होते हैं, ये बंधे हुए नहीं होते। ये दरअसल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर कार्य करते हैं। प्राकृतिक न्याय को नैसर्गिक न्याय भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है नेचुरल जस्टिस। प्राकृतिक न्याय का मतलब होता है जब कोई न्यायालय या निकाय या अर्ध न्यायिक निकाय केवल तथ्यों के आधार पर फैसला ना दे, बल्कि अपराधी या जिसने कोई अपराध किया है, जिसने कोई कार्य किया है, उसके पीछे परिस्थितियों या मंशाओं को भी देखे, तो उसे कहते हैं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर कार्य करना।
जब भाग 14 क जोड़ा गया था तब उस समय संविधान में लिखा गया था कि जो अधिकरण है, प्रशासनिक अधिकरण, उनके आदेश के विरुद्ध, मतलब अधिकरण ने अगर मान लीजिए कोई फैसला दिया, उसकी अगर आपको अपील करनी है तो आप केवल सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, हाई कोर्ट में नहीं कर सकते। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया, चंद्र कुमार मामला 1997, तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, अधिकरण के फैसलों की अपील आप हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं। यानी मूल संविधान में क्या था कि अधिकरण के फैसलों की अपील केवल सुप्रीम कोर्ट में होगी, हाई कोर्ट में नहीं। लेकिन वर्तमान में क्या है, हाई कोर्ट में भी हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकती है। ये वर्तमान में स्टार्टिंग से लेकर 1 नवंबर 1985 से लेकर वर्तमान में प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष कौन रहे हैं वो याद रखना है। पहला और आखिरी वर्तमान का नाम जरूर याद रखिए। पहले अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस के माधव रेड्डी, ये आपके केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है? जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी। और इसमें से 3 लोगों ने अपना रिजाइन दिया था, एससी माथुर, एपी रावनी, उसके साथ साथ जस्टिस सैयद रफत आलम, उसके अलावा जस्टिस प्रमोद कोहली। हालांकि इसमें से इतना नाम याद रखते हुए केवल पहला और वर्तमान में कौन है इसे याद रखिए। वर्तमान में कौन है? एल नरसिम्हा रेड्डी। पहले कौन थे? माधव रेड्डी। इसी प्रकार राज्यों में प्रशासनिक अधिकरण होता है, लेकिन राज्य में अगर प्रशासनिक अधिकरण है उसे इंग्लिश में कहते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। मध्य प्रदेश में तो नहीं है, मध्य प्रदेश में पहले था तो उसे विघटित कर दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यों में राज्य प्रशासनिक अधिकरण गठित करने का अधिकार किसे है, राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को, तो याद रखिएगा केंद्र सरकार को, क्योंकि संसद ही विधि के द्वारा ऐसा कर सकती है। देखिए, संबंधित राज्य सरकार की विशेष मांग पर केंद्र को राज्य प्रशासनिक अधिकरण गठित करने की शक्ति प्राप्त है। और राज्य प्रशासनिक अधिकरण का काम क्या होगा कि राज्य में जो सिविल सेवाओं की भर्ती, सेवा शर्तें से जुड़े मामले हैं उनको देखना। अब राज्य प्रशासनिक अधिकरण है तो इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यपाल नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति ही नियुक्ति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा राज्यपाल की सलाह से करेगा। राज्यपाल की सलाह बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन राज्यपाल की सलाह से कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। याद रखिएगा, प्रशासनिक अधिकरण गठित करने का अधिकार संसद को है, केंद्र को है, चाहे वो राज्य में हो, चाहे वो स्थानीय स्तर पर हो, चाहे वो केंद्र में हो। नियुक्ति करने का अधिकार अध्यक्ष व सदस्यों की राष्ट्रपति को है, यह नहीं कि राज्य है तो राज्यपाल को होगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 323 बी। आर्टिकल 323 ए और 323 बी में अंतर क्या है इसे भी हम समझेंगे। 323 बी यह अधिकार देता है कि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों विधि के द्वारा अधिकरणों का गठन कर सकती हैं। कौन से अधिकरण? प्रशासनिक अधिकरण नहीं। आर्टिकल 323 ए प्रशासनिक अधिकरण से जुड़ा है, आर्टिकल 323 बी अन्य अधिकरण से जुड़ा है। 323 ए में प्रशासनिक अधिकरण गठित करने का अधिकार केवल संसद को है, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे राज्य में हो, चाहे स्थानीय स्तर पर हो। लेकिन आर्टिकल 323 बी संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को अधिकार देता है कि वो विधि के द्वारा अन्य अधिकरणों का स्थापना कर सकते हैं। अब वो अन्य अधिकरण किस विषय पर होंगे इसका उल्लेख आर्टिकल 323 बी में किया है। इन सूची को याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 323 बी के तहत संसद या राज्य विधानमंडल किन विषयों पर अधिकरण गठित कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, कराधान, कराधान का मतलब होता है टैक्स से जुड़े मामलों पर, विदेशी मुद्रा आयात निर्यात से जुड़े मामलों पर, औद्योगिक व श्रम विवाद से जुड़े मामलों पर, भूमि सुधार से जुड़े मामलों पर, नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा से जुड़े मामलों पर, संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन से जुड़े मामलों पर, खाद्य सामग्री से जुड़े मामलों पर, किराएदार या किराएदारी से अधिकारों से जुड़े मामले पर। तो आर्टिकल 323 बी संसद और राज्य विधानमंडल को इन सूची में दिए गए मामलों पर ही अधिकरण गठित करने का अधिकार देता है। इसे जरूर आपको याद रखना है, ठीक। तो ये सूची पूरी की पूरी वही है जो आपकी संविधान में दी गई है आर्टिकल 323 बी में, इसलिए इसे जरूर याद रखिएगा। अब इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? देखिए, 323 ए केवल लोक सेवाओं से संबंधित विषयों पर अधिकरण स्थापित करने का प्रावधान देता है।
यानी आर्टिकल 323 ए केवल प्रशासनिक अधिकरण से जुड़ा, लेकिन आर्टिकल 323 भी अन्य विषयों के अधिकरण से भी जुड़ा है, कराधान, भूमि सुधार, नगर संपत्ति, आयात निर्यात, विदेशी मुद्रा, इन सब से। दूसरा, अनुच्छेद 23 ए केवल संसद को ही अधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है, प्रशासनिक अधिकरण, लेकिन 323 बी प्रशासनिक अधिकरण के अलावा अन्य अधिकरण, और वो अधिकार किसको है? संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को। तीसरा, जो प्रशासनिक अधिकरण होते हैं, मान लीजिए कि राज्य प्रशासनिक अधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, उनमें कोई हायरार्की नहीं होती, पदानुक्रम नहीं होता कि राज्य प्रशासनिक अधिकरण में आप केस हार गए तो उसकी अपील आप केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में करेंगे, ऐसा नहीं होता। कोई पदानुक्रम नहीं होता कि निचला फिर ऊपर फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर, ऐसा नहीं होता। लेकिन 323 बी में जो अधिकरण बनाए जाते हैं उसमें पदानुक्रम का गठन या सृजन किया जा सकता है। ये तीन मूलभूत अंतर है। ठीक, तो ये था आज का हमारा लेक्चर अधिकरण पर। अगला जो लेक्चर होगा वो किस पर होगा? राष्ट्रीय हरित अधिकरण पर। याद रखिए, कुछ निजी कारणों की वजह से अब आपको हफ्ते के अंदर 2 या 3 लेक्चर मिल पाएंगे, और जब भी होंगे वो आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी। दूसरी चीज कि मैं पहले जो चीज करवा रहा हूं उसको कंप्लीट करूंगा, उसी के बाद नहीं शुरू करूंगा। मैं आप बच्चों को बीच में नहीं छोड़ूंगा कि मान लीजिए कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किया, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा रहा हूं, फिर बीच में उसको रोक दिया, फिर कुछ और पढ़ा रहा हूं। पहले एक चीज कंप्लीट करूंगा फिर दूसरी शुरू करूंगा, ताकि आप कम से कम इतने कॉन्फिडेंट होकर तैयारी करें कि आपको ये लगे कि हाँ ये हमारा विषय हमारा कंप्लीट हो गया, तब हम दूसरे विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।